हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारी एक खास सीरीज है। इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एपीएफसी 2023 एग्जाम के भी होंगे, इसके बाद ईओएओ के भी होंगे, फिर ईओएओ 2021 एग्जाम के भी होंगे। तो ये एक सीरीज है जिसमें हम हर दिन डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे ये जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, और जो क्वेश्चन है हमने ये एपीएफसी 2023 के लिए गए हैं। ठीक है, ये सेक्शन या ये वीडियो आपको एंड तक देखनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जनरल मेंटल एबिलिटी से आपके एग्जाम में अगेन 12 to 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये आपके सिलेक्शन में एक बड़ा अहम रोल अदा करेंगे। और ये जो वीडियो है ये आपको एक आइडिया देगी कि यार पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उनको सोल्व करने की क्या अप्रोच हो सकती है। मे बी सेम कंसेप्ट से सवाल आपसे आगे आने वाले एग्जाम में पूछ ले, तो ये आपकी बड़ी हेल्प करेगी, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और मैं तो ये भी बोलूँगा कि प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करेगा। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक और खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन, हमने आप लोगों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक डिजाइन की है। उस गाइड बुक के अंदर आपको डिटेल्ड सिलेबस मिलता है, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर एक ही जगह कंबाइंड मिल जाएंगे, और साथ में एक आपको ऐसी स्ट्रेटेजी मिलेगी जो आपको इन एग्जाम्स को हेल्प करने में बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। ठीक है, तो ये गाइड बुक का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और ये एब्सोल्युटली फ्री है, जाओ और डाउनलोड कर लो बस। ठीक है भाई, चलो शुरू करें। चलिए, तो 2023 एपीएफसी का ये पेपर, और पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे आए तो आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। मैं तो करवा ही दूंगा, मेरे सॉल्यूशन से मैच जरूर करना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 1। देर आर 7 हेमिस्फेरिकल containers of radius r meter, each of them is fully filled with water. The water in these is transferred to a hemispherical container of radius equal to 1.5 times of r. ठीक है, such that a maximum number of smaller containers get emptied out. तो how many smaller containers remain fully filled when the larger container gets fully filled? वो क्या कह रहा है कि ये छोटे छोटे 7 कंटेनर है, हेमिस्फेरिकल यही होता है, इनको एक बड़े लार्ज हेमिस्फेरिकल कंटेनर में क्या करना है, खाली करना है। ये भरे हुए हैं वाटर के, और ये 7 है। ठीक है, इनको यहाँ खाली करना है, तो इनमें से कुछ ना कुछ तो ये यहाँ जाके खाली होंगे। तो वो पूछ रहा है कि जब ये भर जाएगा तो यहाँ जो फुली एम्प्टीड बचेंगे वो कितने बचेंगे, सॉरी जो फुली फिल्ड बचेंगे वो कितने बचेंगे, फुली फिल्ड। अब देखो इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो आर है। ठीक है, और इस वाले की जो रेडियस है भाई, वो रेडियस 1.5 आर है। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि r इज इक्वल टू 2, 3 कुछ भी है। मान लीजिए r इज इक्वल टू 3 है। अब एक बात सिंपल सी चीज देखो कि यहां से अब इसकी पूरी वॉल्यूम देखेंगे तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये जाएंगे इसके अंदर, अगर आर की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 2/3 इंटू पाई, और ये आर की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब अगर यहां आर की वैल्यू 3 है, 3 लेने से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यह 1.5 है, तो आप इसको मत ही एज्यूम करो कुछ भी। ठीक है, सीधा ही कर लेते हैं। अगर लेना है तो आर की वैल्यू 2 ले लो, क्योंकि 2 लेने से आर की वैल्यू अगर 2 ली तो ये 1.5 आर इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। बस कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ले रहे थे हम। तो एक जो हेमिस्फेरिकल है, शॉर्ट वाला जो हेमिस्फेरिकल बाउल है या कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम होगी इंटू 8, इतनी होगी भाई। ठीक है, अब जब ये इस वाले में जाएगा तो इसकी टोटल वॉल्यूम क्या होगी, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इतना भरना है, और एक की वॉल्यूम इतनी है, तो टोटल कितने कंटेनर चाहिए हमें फिल करने के लिए, 2/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और डिवाइड बाय 2/3 पाई इंटू 8। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 27/8, तो 3 पॉइंट समथिंग लगेंगे। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग लगेंगे। तो ये टोटल अगर 7 है तो इसमें से 3 पॉइंट समथिंग तो चला गया। ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट समथिंग ही बचेंगे। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 3 फुली फिल्ड होंगे, बाकी
एक जो है वो आधा फील्ड होगा। तो जो फुली फील्ड बचे वो कितने बचे? 3। ठीक है, बस यही बताना था हमने कि हाउ मैनी स्मॉलर कंटेनर्स रिमेन फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड तो 3 बचेंगे, और जो चौथे वाला बचेगा उसमें कुछ थोड़ा बहुत होगा, बट वो फुली फिल्ड नहीं होगा। ठीक है भाई, तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश करिए वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसके बाद सोल्व करें। ठीक है, देखो, what is the length of the radius of the circle that passes through the point 0 0 0 3 and 2 0। ठीक है, अगर ये पॉइंट 0 0 है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा इस तरीके से, और जो सर्कल बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, क्योंकि 0 0 तो यहीं से गुजरेगा। ठीक है, 0 0 पॉइंट तो यही होगा ना भाई। ठीक है, अगर 0 0 पॉइंट यही होगा तो ये ए, ये बी और ये सी मैंने ले लिया। अगर ये 0 0 तो ये 0 3, तो ये 0 3। ठीक है, तो ये टोटल लेंथ है इसे बी तक की 3 हो जाएगी, और ये 2 0 है तो ये टोटल लेंथ है इसे सी तक की 2 हो जाएगी। अगर 0 0 है तो ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, और अगर ये 90 डिग्री बनाएगा मेरे दोस्त तो ये क्या होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, यानी यहां बी सी स्क्वायर जो होगा दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यही तो होगा भाई, यही तो होगा ना। तो अगर बी सी स्क्वायर लूं, ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है 3, 3 का स्क्वायर, और ए सी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 13। तो जब बी सी लोगे तो ये आ जाएगी √13। ठीक है, तो ये पूरी बीसी आ गई √13। अब ये जो सर्कल बनाना बाहर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये जो होगा ना, ये हाइपोटेनस का हाफ, ये इसकी रेडियस होगी ये। ठीक है, ये रेडियस होगी, ये सरकम सेंटर बनाएगी, तो ये आपकी रेडियस है, ये सरकम सेंटर है। ठीक है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस? तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है, हमेशा ध्यान रखना, दैट इज हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2। और जो इन रेडियस होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर सर्कल अंदर बन रहा है इसके इस तरीके से ये, तो इसकी इन रेडियस होती है p + b - h/2। ठीक है, तो यहां तो हाइपोटेनस बाय 2 होगा, तो हाइपोटेनस √13/2। तो जो रेडियस आएगी इस सर्कल की दैट इज √13 डिवाइड बाय 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश करिए वीडियो पॉज करके पहले खुद से बना के देखो क्या है। Suppose that x and y are distinct variable that takes values from 1 2 3 4 5 6। ठीक है, what is the probability that the value of the expression xy plus x plus y is even। ठीक है, x plus y xy is even। देखो हमेशा क्या होता है, अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करो तो वो इवन होता है। ठीक है, अगर इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो वो ओड होगा। ठीक है, इवन की इवन से प्रोडक्ट कर लो तो वो इवन होता है। ठीक है, इवन की ओड से प्रोडक्ट करोगे तो भी वो इवन होगा, और अगर ओड की ओड से प्रोडक्ट करोगे तो वो ओड होगा। ठीक है भाई, अब ये 3 टाइम्स है, तो यहां पे जब जब भी ओड नंबर आएगा तो वो ओड बनेगा, इवन नहीं बनेगा, बल्कि वो कह रहा है कि इवन बनना चाहिए। तो ये 1 3 और 5 के केस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब x और y की वैल्यू 2 4 6 में से हो सकती है। अब अगर xy प्लस x प्लस y, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 हो सकती है। या फिर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 हो सकती है, या x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। तो इतने ही केस तो बन सकते हैं। तो ये 6 ही केस होंगे जिसमें ये इवन होगा। तो टोटल ये 6 केस में होगा, और टोटल केस कितने बनेंगे? 30। तो 6/30। तो 6/30 का मतलब होता है 1/5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब ये फेवरेबल केस है जब इवन होगा। टोटल केस 30 बनेंगे इसमें, और ये 6 बन गया, तो 6/30 1/5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ पाई? चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर सोल्व करें। ठीक है, क्या है? सपोज दैट a b greater than 0 if the equation has real roots namely alpha and beta, then which one of the following is correct।
ठीक है। वैसे तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसे सवालों में आप सिंपली भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहां बोलूं कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 12 है, लेट एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्र, क्योंकि ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब आप इसके रूट बनाओगे ना, ऐसे बनेगा एक्स स्क्र प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 3 और ये बन गया 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -3 और -4 आ गई। तो मतलब यहीं से पता चल रहा है कि जो अल्फा और बीटा है वो लेस देन 0 होंगे। ठीक है, या वैसे नेचर ऑफ रूट में बहुत बार बताता हूं कि अगर ये कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्र प्लस, या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर ये बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। और बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन सी नेगेटिव है, तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। तो ये हम ऑलरेडी मतलब बहुत बेसिक है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कई दफा पढ़ चुके हैं। तो यहां भी ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 है भाई, तो रियल रूट है, तो दैट मीन्स क्या होगा फिर, ए और बी दोनों अल्फा और बीटा जिसके रूट होंगे वो दोनों लेस देन 0 आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, बट ये कहना कि अल्फा -1 अल्फा बाई बीटा लेस देन +1, ये मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए सारे, कोई दिक्कत डाउट किसी भी तरह का नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से बना सकते हो। द एजेस ऑफ मिस्टर कुमार एंड इज सन आर इन द रेशियो 5:3। कुमार है और उनका सन है, इनकी जो प्रेजेंट एजेज है, प्रेजेंट एजेज दैट इज इन द रेशियो 5:3। 15 ईयर्स बैक दिस रेशियो वाज 2:1। ठीक है, 15 साल पहले यही जो रेशियो है दैट वाज 2:1। 15 ईयर बैक इट वाज 2:1। तो व्हाट वाज द एज ऑफ मिस्टर कुमार व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ठीक है, जब सन बोर्न हुआ। अब देखो एक तरीका तो सिंपल है कि ये 5x और ये 3x। ठीक है, तो 5x माइनस 15 और 3x माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 15 दैट इज 6x माइनस 30। तो जो x की वैल्यू आ गई वो 15 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो जो कुमार है उनकी एज क्या होगी, 15 इंटू 5 75 और ये 3 इंटू 15 45। तो जो अगर सन 45 का है, तो जब सन पैदा हुआ मतलब कब पैदा हुआ था, 45 ईयर बैक, तो 45 ईयर बैक कुमार की एज क्या होगी, 30। तो ए इज द राइट आंसर। इसी को बिना एक्स लिए भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना सब सोचने की जरूरत है, इतने बेसिक सवालों में आप वैसे भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्या है, कंटेनर एक्स कंटेन्स, वीडियो पॉज करके आप खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। कंटेनर एक्स कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो 1:3। एक्स एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑयल और वाटर है, दैट इज इन द रेशियो 1:3। वेरेज कंटेनर वाई कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो, एक कंटेनर वाई है, इसमें जो ऑयल और वाटर है दैट इज इन द रेशियो 2:3। अब वो क्या कह रहा है, इफ 2 लीटर्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम कंटेनर एक्स, यहां से अगर 2 लीटर ले लें, एंड 5 लीटर ऑफ लिक्विड फ्रॉम कंटेनर वाई, यहां से 5 लीटर ले लें, आर मिक्स टूगेदर इन द कंटेनर जेड, और इस कंटेनर जेड में इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, दैट इनिशियली कंटेन्स 1 लीटर ऑफ प्योर ऑयल, इसमें 1 लीटर ऑयल पहले से है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कंटेनर जेड। अब देखो एक सिंपल सी चीज, अगर 2 लीटर को 1:3 में डिवाइड करूं तो ये 0.5 लीटर होगा और ये 1.5 लीटर। जब 5 लीटर को 2:3 में डिवाइड करूं तो ये 2 लीटर और ये 3। अब जब मैं यहां से ऑयल लूंगा तो 0.5, यहां से ऑयल लूं तो 2, यहां से वाटर लेंगे तो 1.5, यहां से वाटर कितना है 3। तो ये जो टोटल ऑयल है ये 3.5 हो गया और जो टोटल वाटर है वो 4.5 हो गया। तो अब जो परसेंटेज ऑफ ऑयल पूछ रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑयल कितना है 3.5 आउट ऑफ टोटल मिक्सचर यानी कि 8, परसेंटेज के लिए इंटू 100, डेसिमल के नाम का 10। ये 5 से गया 7, ये 5 से गया 2, 2 से गया ये 50, 2 से गया 4, 2 से गया 25, तो 175/4। ठीक है, तो ये 4 से जाएगा 4 4 जा 16,
फिर 15 बचेगा, 4 3 जा तो 43.75% होगा। तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो मुश्किल मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सही है, आपको अगर बेसिक रेशियो वगैरह भी पढ़ा हुआ है तो भी बना सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पॉज करके खुद से जरूर बनाया करो, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है? ए सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंचेस एंड थिकनेस 4 इंचेस is melted and shaped into a solid disc of radius 16 inches। ठीक है, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द न्यू डिस्क? थिकनेस कह लो, हाइट कह लो, बात एक ही है। तो यह वो किस फॉर्म में होंगी? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगी। और जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जिसको मेल्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी कितनी है रेडियस? 12 और थिकनेस कितनी है? 4। तो ये हो गया पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 4। और किस में इसको सेव कर रहे हैं? वो भी उसी सेम शेप की है भाई, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी? 16 इंचेस, तो 16 इंटू 16, और इसकी हाइट निकालनी है हमें। तो ये पाई से पाई कैंसल, ये 16 4 से गया 4, 4 से गया 3, फिर ये 4 से गया 4, फिर ये 4 से गया 3, और ये 4 से गया 4। तो इधर बचा 9, इधर बचा 4h, तो जो h होगा दैट इज 9/4। तो ये बन गया 2, फिर कितने से जाएगा? 2.25 इंच आगे। तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा मुझे हटके लगा क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक आध क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है कि ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड इज। ठीक है, तो कितना वो करेगी। ठीक है, अगर मैं यहां से मान के चलूं सिंपल, अब यहां पे दो रूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, दो इक्वेशन, ठीक है, एक होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी भी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है ऐसे उन पे, ठीक है, क्योंकि साइंस वगैरह में अपनी रुचि का मेरी है। दैट इज v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस ए टी। ठीक है, ये u और ए टी क्या है मैं बताऊंगा। और फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? दैट इज डिस्टेंस कह लो, ठीक है, s ले लेते हैं हम उसको, दैट इज u प्लस 1/2 और क्या बन जाएगा? ए टी स्क्वायर। ठीक है, मैं इतनी पकड़ नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिंपल फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, u जो है, ये u जो है ये हमने ले लिया इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और जो t है दैट रिप्रेजेंट टाइम हेयर, और जो a है वो ले लिया हमने एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अब अगर मैं यहां से देखूं सबसे पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई? 108 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 108 बाई इंटू 5/18 ये गया, तो ये होगी फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। अब टाइम भी सेकंड में होना चाहिए, तो 5 मिनट है, 5 मिनट इंटू 5 इंटू 60 तो 300 सेकंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ये निकालना है यहां से। देखो v कितना है? 30, दैट इज इक्वल टू u 0 प्लस a एक्सेलरेशन ऑफ t, और t कितना टाइम? 300। तो ये a की वैल्यू क्या आ गई? 30/300, तो ये कट गया 1/10। अब यहां पुट कर लो, जो फाइनल s जो है वो डिस्टेंस है, तो u कितना होगा? 0 प्लस 1/2 a कितना? 1/10, और t स्क्वायर यानी 300 इंटू 300। तो 0 से 0, ये 2 से जाएगा 15, तो 15 इंटू 300 तो 4500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी वो टू अटेनिंग द स्पीड। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सिंपल सी
पता नहीं कैसे फॉर्मूले हैं ये, अपनी रुचि का मेन में, मैं तो पहले ही दावे से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बट इसी से आप इनको सोल्व कर सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, वो जो पारंपरिक क्वेश्चन होता है क्वांट वाला, वो अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता है तो आप सोल्व कर पाते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 30 and 45 degree respectively. Approximately what is the height of the tower in meter from the top of the building? ठीक है, वहां से हाइट बतानी है। अगर मैं कहूं कि ये बिल्डिंग है और ये पूरा टावर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर और ये पूरा टावर है भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 डिग्री। तो ये अगर बिल्डिंग के टॉप से देखें तो, और एक ये वाला एंगल, तो बॉटम से जो है ये 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल, तो बेस तो चाहिए होगा ना, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये भी 10 मीटर होगा, क्योंकि जितना ये है ये पैरेलल ही होगी भाई, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। अब एक सिंपल सी चीज है, देखो जो टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट दैट इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है, तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो परपेंडिकुलर और बेस 1/√3 में होगा, समझ रहे हो। तो ये 1 है, तो ये वाला पार्ट √3 है, ये बेस √3 है, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये अगर 1 है तो ये कितना है, ये √3 है। अब ये अगर √3 है तो ये भी √3 होगा, और अगर टेंजेंट 45 डिग्री है तो टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है 1, तो मतलब ये और ये पूरा पार्ट सेम होगा। तो अगर ये √3 है तो ये पूरा भी √3 होगा। तो ये जो ये वाला पार्ट बच गया, ये क्या होगा, अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 -1 दैट इज इक्वल टू 10, तो 0.73 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का टॉप ये मतलब यहां से लेके यहां तक, ये हाइट निकालनी है हमें। तो ये कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10/0.73, और 0.73 के नाम का 100 ऊपर गया, तो ये आ गई 1000/73। तो 1000 को 73 से डिवाइड करो, पहले 1 से गया, बचा कितना 27 0, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये बच गया 51, फिर एक 0 और आ जाएगी डेसिमल, फिर किससे जाएगा 7 से जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 7 3 जा 21 तो 51, तो 13.7 अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ 13.65 दिया हुआ है, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। बस ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये मुझे लगता है कि कंप्यूटर का होना चाहिए था ये क्वेश्चन, ठीक है, बट हमारी टीम ने बोला कि सर आप ही सोल्व करवाओ, ठीक है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर दिस। नंबर सिस्टम में 4 तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है जो डेसिमल सिस्टम होता है, एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और एक होता है ऑक्टल सिस्टम। तो जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है ना, इसमें टोटल 16 उसका यूज किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और फिर 6 लेटर होते हैं ABCDE और F, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू है, अगर ये 9 है तो ये 10, ये प्लेस वैल्यू ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करोगे 5A6D, तो ये होगा। और हमेशा देखो जहां से भी शुरू कर रहे हो, जैसे ये है तो टोटल 16 है, ये टोटल ये मिला के 16 है, तो ये 16 की पावर 0, ये बेस वैल्यू के साथ 16 की पावर 1, तो ये 16 की पावर 2 का मल्टीपल होगा, और ये 16 की पावर 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये 5 है, तो ये 5 × 16 की पावर 3 होगा, प्लस फिर ए की प्लेस वैल्यू यहां कितनी है 10,
तो 10 इंटू 16 की पावर 2 प्लस ये 6, तो 6 इंटू 16 की पावर 1 प्लस डी कितना है यहां देखो 13, तो 13 इंटू 16 की पावर 0। अब 5 इंटू 16 की पावर 3 होता है 4096 प्लस ये 10 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256, ये 6 इंटू 16 96 और ये 13 किसी की भी पावर 1 होती है तो ये 13 ही बचेगा। तो ये देखो 5 30, ये 480, ये 24, ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2560, ये 96 और ये 13। जब सबका सम करूं तो 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 6 14, 9 23 प्लस 1 24, 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11 3, तो ये बन गया टोटल 23149। ठीक है, तो जो राइट आंसर बना यहां से दैट इज 23149। तो है बहुत बेसिक, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको बाइनरी का भी कन्वर्जन पता होना चाहिए। बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज की जाती हैं, 0 और 1, जैसे हेक्साडेसिमल में ये 16 की जाती है। ठीक है, जो ऑक्टल सिस्टम होता है उसमें 7 ही यूज की जाती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बट ये बाइनरी वगैरह आप सीख लेना, वैसे तो जो कंप्यूटर पढ़ाया हमने तो उसमें समझाया हुआ है ये सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। पी क्यू एंड आर एस आर कोड्स ऑन ए सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ठीक है, अब ये सर्कल है और ये ओ इसका सेंटर है। सपोज ए इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी क्यू एंड आर एस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला ए एंड ओ को इनसाइड, अगर ए और ओ को इनसाइड करें ऐसे कुछ भी ले लो। ठीक है, पी क्यू और आर एस ये दो क्या हैं, कोड्स हैं, और ए और ओ यही है, यही कोइंसाइड करे, तो देन द फोर पार्ट ऑफ द सर्कल प्रोड्यूस्ड बाय द कोड सेल ऑलवेज हैव इक्वल एरिया। ऑलवेज वर्ड गलत दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, क्योंकि ये जहां भी ये जो डायमीटर है ये डायमीटर ही तो है। अगर कोड बिल्कुल सेंटर से निकलती है तो डायमीटर बनाती है, और जब डायमीटर बनाएंगी तो एक एंगल थीटा होगा, दूसरा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये तब भी पॉसिबल हो सकता है जब वो थीटा 180 डिग्री बाय 2 हो, यानी कि पाई बाय 2 हो 90 डिग्री। ऑलवेज थोड़ा होगा, हमेशा नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। इफ ए एंड ओ डू नॉट कोइंसाइड देन टू ऑफ द फोर पार्ट ऑफ द पिक्चर प्रोड्यूस, फिर वही सेम कहानी होगी। ऑलवेज नहीं हो सकता। ठीक है, ऑलवेज नहीं हो सकता, तो ये भी स्टेटमेंट यहां पे गलत है। दैट इज वाई द राइट आंसर दैट इज, ठीक है, डी, नाइदर 1 नॉर 2। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इजी है, बहुत आराम से कर सकते थे आप। देखो क्या है, पी क्यू आर एस एन टी आर 5 फ्रेंड्स। ठीक है, द मीन ऑफ द वेट ऑफ पी क्यू आर एस इज 50। मीन का मतलब क्या, एवरेज। तो पी क्यू आर और एस, अगर इनका मीन 50 kg है, एवरेज 50 है, तो टोटल चारों का वेट कितना होगा, 200 kg। ठीक है, वेयर हैज द मीन ऑफ द वेट ऑफ क्यू आर एस टी, क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी दैट इज ऑल्सो 50 kg, तो इंटू 4, तो ये टोटल कितना 200 kg। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। पहला, द वेट ऑफ टी इज 50 kg। अब मुझे यहां से इसका वेट पता चल गया। कैसे पता चलेगा, जब तक मुझे क्यू आर एस का वेट ही नहीं पता है, और क्यू आर एस का वेट यहां से कब पता हो सकता है, जब पी का वेट पता हो। तो ये स्टेटमेंट से तो नहीं होगा, अकेले से तो नहीं होगा। आगे कह रहा है द वेट ऑफ पी एंड टी आर इक्वल। अब ये बात बिल्कुल सही कह रहा है वो। क्यों कह रहा है सही, क्योंकि भाई ये टोटल वेट 200 है, और अगर पी और टी का वेट सेम है तो फिर ये क्यू आर एस कॉमन है, ये सेम होने चाहिए, और जो कि सेम है। अगर ये वेट सेम ना होता टोटल, फिर नहीं बोल सकते थे हम। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है कि द वेट ऑफ पी एंड टी आर इक्वल, क्योंकि ये क्यू आर एस कॉमन है दोनों जगह, और अगर पी और टी का भी सेम है तभी ये इक्वल इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, देखो क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू आर सीटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। 8 पर्सन है, ऐसे ले लिया।
1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बैठे हुए हैं। पी एंड एस आर नेबर, तो पी और एस एक साथ बैठे होंगे, लेफ्ट राइट में हो सकते हैं, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है। डब्ल्यू इज अ नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड यू, तो डब्ल्यू मिडल में होगा, यहाँ क्यू होगा, यहाँ यू होगा या यहाँ यू होगा, डब्ल्यू मिडल में होगा या यहाँ क्यू होगा, मतलब क्यू डब्ल्यू यू तीनों एक साथ बैठेंगे। टी इज अ नेबर ऑफ आर एंड बी, तो टी इज नेबर ऑफ आर एंड बी, तो वी और आर की पोजीशन ऐसे हो सकती है लेकिन होंगे कॉन्जुगेटिव, मतलब एक साथ बैठेंगे। इफ देर आर 4 पीपल बिटवीन पी एंड वी, और पी और वी के बीच में 4 पीपल है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने ऐसे ही क्यों लिया, आगे बताता हूं। हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन पी एंड आर, अब पी एंड वी के बीच में 4 पर्सन है तो आप इसको ऐसे नहीं ले सकते, ठीक है। ले सकते हो, ले भी सकते हैं भाई, क्योंकि वी के बराबर में टी है, ठीक है। अब वो उधर तो हो सकता है, ऐसे हो तो सकता है आर टी 4 पी, ऐसे हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। चलो देखते हैं जो भी सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। बट देखो इसमें चाहे तुम अरेंजमेंट तो दुनिया जहान की बना लो, अगर रीजनिंग लेके पूरा सोल्व करूं तो मैं बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ठीक है। बट मुझे नहीं लगता वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, इतनी चीज़ें आप नॉर्मली देखा करो। नॉर्मली क्या कि सुपोज चलो ये वाला केस ले भी लेते हैं, या तो ये वाला केस ले लेते हैं या ये वाला केस ले लेते हैं, ठीक है, 2 केस ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया भाई एक केस, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। कि सुपोज ये पी है तो 1 2 3 4 ये वी होगा, ठीक है। और अगर ये वी होगा तो वी के साथ टी और आर, ठीक है, वी के साथ टी और आर ऐसे हो सकते हैं, या वी मिडल में हो सकता है, आर और टी उधर हो सकते हैं, यही एक पॉसिबिलिटी बनती है, देखते हैं आगे। और अगर ये वाला केस लेते हैं तो मैं सुपोज वी को इधर नहीं ले सकता, ले सकता हूं क्योंकि ये वाला केस हो सकता है, तो ये 1 2 3 4 तो पी यहां हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। अब आगे देखो पी और एस एक साथ है, यहां तो एस यही होगा, यहां एस यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, 2 केस हो सकते हैं। अब अगर मैं देखूं तो वी टी आर एक साथ है, तो अगर यहां वी है तो यहां टी होगा, यहां आर होगा, ठीक है। तो ये यू डब्ल्यू क्यू इनको तो 3 कॉन्जुगेटिव प्लेस चाहिए ना, ये कहां आएंगे, तो यहां तो इतनी जगह ही नहीं बची, यहां 2 जगह बची है, यहां भी 2 जगह बची है, तो मतलब आप दुनिया जहान के बना लेना, ये वाला केस नहीं बनेगा, सिर्फ यही एक केस बनेगा, ठीक है। यही एक केस बनेगा कि अगर ये वी है तो 3 कॉन्जुगेटिव प्लेसेस फॉर क्यू डब्ल्यू यू, यही 3 होंगे भाई, ठीक है। तो यानी डब्ल्यू यहां पे होगा, और क्यू और यू का पड़ोसी है, तो क्यू यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, और यू यहां भी हो सकता है, और क्यू यहां भी हो सकता है। और वी अगर यहां पे है, ठीक है, अगर वी यहां पे है तो वी के बाद फिर टी और आर होंगे, ये टी और आर होंगे, क्योंकि जो टी है वो वी और आर दोनों का नेबर है, तो ये एक केस बनेगा। तो हाउ मेनी पीपल आर देयर बिटवीन पी एंड आर, अब यू की पोजीशन यहां है कि यहां है, क्यों किया इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि उसने तो पी और आर के बीच में पर्सन पूछे हैं, तो टोटल चाहे क्यू और यू की पोजीशन कोई भी हो तो टोटल पर्सन कितने होंगे दोनों के बीच में, 6 होंगे। क्लियर है, बात समझ पाए। चलो नेक्स्ट, ध्यान से बनाइएगा, इसको भी बढ़िया क्वेश्चन है। ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हैज 50 क्वेश्चन, ठीक है। टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने हैं, 50 हैं भाई। ईच क्वेश्चन हैज गोट 4 ऑप्शन, नेमली ए बी सी डी, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ईच करेक्ट आंसर के कितने 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर कैरीज -1 मार्क्स, रॉन्ग का -1। तो अ कैंडिडेट डिसाइडेड टू टिक इन द पैटर्न ए बी सी डी, ए बी सी डी, मतलब ऐसे ही ए बी सी डी, ए बी सी डी, सो ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल द एंड, इफ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट है तो ये तीसरे क्वेश्चन का होगा, जो सी आंसर है वो तीसरे का होगा, छठे का होगा, 9वें का होगा, 12वें का होगा। 3 की टेबल में जो जो आएंगे ऐसे होंगे, अरे बोलो 3 की टेबल में जो जो आएगा ना वही आंसर होगा। हर तीसरा आंसर क्या है, हर तीसरा आंसर सी है, डी, ए, बी, सी, फिर सॉरी मतलब 7th ऐसे करके होगा कि ये थर्ड, मतलब 4 4 के अंतर पे होंगे,
3 फिर 7, सी के बाद फिर सी, 3 के बाद ये 4th क्वेश्चन, ये 5th, ये 6th, ये 7th, फिर 8th, फिर 9th, फिर 10th, फिर 11, यानी 3 7 11। यार कहने का मतलब ये है कि 4 में से एक आंसर सी है, तो 50 में से 12 आंसर सी होंगे। 12 चौक 48 होता है, 12 इंटू 4। मतलब कई बार ओवर एक्सप्लेन चेक करने के चक्कर में हमारे मुंह से कुछ ना कुछ निकल जाता है। सिंपल सीधा सा अर्थ ही है कि तीसरा, 7वां, 11वां, 15वां, 19वां, 23वां, 27वां, 31वां, 35वां, 39वां, 43वां, 47वां, सिर्फ इसके बाद 51वां होगा, पर ये तो है ही नहीं, 50 क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जो करेक्ट है उसके वो 12 क्वेश्चन है, और जो रॉन्ग है वो 38 है भाई। तो करेक्ट के कितने मार्क्स मिले? 12 इंटू 4 48, और रोंग के कितने मिले? 38 इंटू -130 -38, तो उसके मार्क्स तो सिर्फ 10 ही बने, 48 उसके करेक्ट से बने और इनकरेक्ट से -38। तो जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, बात को समझे? तो ये वो 14 क्वेश्चन थे जो आपसे एपीएफसी 2023 एग्जाम में पूछे गए, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनसे सीख लेके आप आने वाले एग्जाम की तैयारी करेंगे। ठीक है, चलो तैयारी करने के लिए आप हमारे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और ईओएओ के 3 कोर्सेज से जुड़ सकते हो। एक कोर्स हमारा मास्टर कोर्स है, इसमें सारे सब्जेक्ट विद टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यू सब कुछ होगा। दूसरा सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है, इसमें कुछ ही कंपोनेंट होंगे। ठीक है, कौन से होंगे अभी बताता हूं। और एक ऐसा है जिसमें सिर्फ टेस्ट है, टेस्ट सीरीज है हमारी। आप क्या कर सकते हो, इन कोर्सेज में इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, या सिंपल एक तरीका ये भी है कि आप गूगल पे जाओ, ठीक है, और गूगल पे जाके एडियोटैप टाइप कर दो, edutap.in। ठीक है भाई, अभी थोड़ा सा कुछ इंटरनेट इश्यू लग रहा है मुझे। edutap.in, ठीक है, चलिए इंटरनेट इश्यू है तो मैं आपको ओपन करके नहीं दिखा पाऊंगा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपके लिए। ठीक है, तो मैं भी थोड़ी देर में ओपन भी हो जाए, बट आप हमारी वेबसाइट पे जा करके इन कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। ठीक है, और हमारी जो वेबसाइट है edutap.in, इसे आप ओपन करें। ठीक है, जब आप इसे ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आपको हमारी वेबसाइट खुलेगी और वहाँ सबसे ऊपर एक कोर्सेज का सेक्शन आएगा, और उस कोर्सेज के सेक्शन में जा करके आपको क्या है, ईपीएफओ के कोर्सेज दिख जाएंगे। मैं यहाँ बता देता हूँ, ये जो स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स है ना, इसमें 6 ही सब्जेक्ट हैं। ठीक है, जिसमें आईआर एंड लेबर लॉ हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, ऑडिटिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर नॉलेज हो गया, तो ये वाले कोर्स स्पेशल सब्जेक्ट है इसमें। मतलब इसमें आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस नहीं होगा। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस वाले सब्जेक्ट नहीं होंगे, इसको छोड़ के जो है वो सारे इसके अंदर है। और इसमें सारे सब्जेक्ट हैं टोटल सभी, और इसमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, फुल लेंथ टेस्ट हैं सभी के। तो आप इसमें इनरोल करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहाँ से भी इनरोल कर सकते हो, या गूगल पे सिंपली edutap.in टाइप करो और तब इनरोल कर लो। ठीक है, बस यही समझाना था, आज की इस वीडियो का यही पर्पज़ था कि आपको 2023 का पेपर सोल्व करवा दें, जिससे आपको आइडिया आ जाए और आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाओ। ठीक है, चलो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और आपके द्वारा किया गया एक कमेंट और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो ये काम भी ज़रूर करिएगा। इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।